हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पी ब्लॉक का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमने पी ब्लॉक को ग्रुप 15 से स्टार्ट किया था। उसी में हमें नेक्स्ट पढ़ना है नाइट्रिक एसिड। तो ये जो नाइट्रिक एसिड आपको पढ़ना है, ये है क्या? ये एक तरह का ऑक्सो एसिड है, मतलब वो नाइट्रोजन का वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। इसके नॉन मेटल से ऑक्सीजन भी प्रेजेंट कनेक्टेड रहेगा और तब हाइड्रोजन होगा। मतलब कम से कम यहाँ पे कम से कम एक ऐसा ग्रुप पाया जाना चाहिए जिससे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के थ्रू कौन अटैच्ड हो, हाइड्रोजन। अगर ऐसा ग्रुप होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। देखिएगा ये प्रोनाउंसिएशन आपको सब जगह मिलेगा। देखिए ऑक्सी एसिड को थोड़ा सा समझिए, हमने सेपरेट टेबल में समझाया है। देखिए होता क्या है, कोई एक नॉन मेटल होता है, इस नॉन मेटल से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि इससे एक ऑक्सीजन अटैच्ड हो और फिर ऑक्सीजन से कौन अटैच्ड हो, हाइड्रोजन। एक OH ग्रुप इस तरह से रहना चाहिए अरेंजमेंट, ताकि वो नॉन मेटल से जुड़ा हो। जैसे यहीं पे देखो HNO3 का केस, तो क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। सेंट्रल एटम जैसे कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो ये 2 यहाँ चला गया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। यहाँ जो लोन पेयर होगा वो एक ऑक्सीजन के साथ जाएगा। अब गौर से देखो HNO3 है तो 3 ऑक्सीजन था, यहाँ O और एक H। गौर से देखो तो इसमें क्या हुआ, ये जो नाइट्रोजन था, ये वाला नाइट्रोजन, ये सेंट्रल मेटल बना, नॉन मेटल एटम बना। इससे अटैच कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से अटैच मेरा दिख रहा है कौन? हाइड्रोजन। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। क्लियर है? तो ये जो नाइट्रिक एसिड है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड। अब यहाँ देखो एक और कंसेप्ट है इक और अस का। देखो हमने आपको क्लास में पढ़ा रखा है और फर्दर वीडियोस, जब हम 11th के भी वीडियोस ढेर सारे बनाएंगे, हम आपको कोशिश करेंगे कि कल स्ट्रेटजी बताएं 11th के चैप्टर्स को कैसे हम पढ़ाएंगे, और 12th का भी एक स्ट्रेटजी बना के हम डालेंगे। चलिए तो फिर कम से कम आज बता दूं ये होता क्या। देखो जब वेरिएबल वैलेंसी शो किया जाता है, तो जनरली जब वेरिएबल वैलेंसी अगर 2 मिले, जैसे आयरन का, आयरन में ही देखोगे तो आयरन में आपको 2 स्टेट मिलेगा, एक मिलेगा Fe2+ और एक मिलेगा Fe3+, ठीक है। तो ये जो 2+ और 3+ जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो गौर से देखो इस आयरन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, यानी ये 2+, तो कम वाले को कहते हैं अस और ज़्यादा वाले को बोलते हैं इक। तो यही याद कर रखना, ये जो आयरन है इसको जो हम 2 नाम से जानते हैं, फेरिक और फेरस। ऐसे याद रखो, जो कम है, कम वाले को क्या कहते हैं? अस, और ज़्यादा वाले को क्या कहते हैं? इक। चलिए यही कंसेप्ट दिमाग में रखिए। और यहाँ ये अब गौर से देखिए, नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितना दिखाई दे रहा है? +5। तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक। इसमें आ जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखाई दिया? +3। दिस इज कॉल्ड नाइट्रस। और कम गया तो अब हमने तो आपको सिखाया, कम वाले को अस, ज़्यादा वाले को एक। हाइपो मतलब क्या होता है? और नीचे, मतलब अस से भी नीचे चला गया तो नाम हो गया हाइपोनाइट्रस एसिड। यहाँ पे देखोगे +1 है, ठीक है। इसी को एक्चुअल में जब दिखाया जाता है तो इसका डाइमर स्टेट होता है H2N2O2। तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये छोटा छोटा चीज़ है जो कि आपको बहुत जगह मिलेगा। सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, आगे मिलेगा भी आपको जैसे हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरिक, क्लोरिक, इस तरह का कंसेप्ट मिलेंगे, तो उसे भी हमें समझना है। तो बस यहाँ पे इक और अस समझिएगा फिर से। इक में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, अस में कम है, और अगर कम हो गया तो हाइपोनाइट्रस हो गया। और अगर बाय द वे, जैसे यहाँ पे तो +5 से ज़्यादा नहीं होता, अगर मान लो इससे जो एक स्टैंडर्ड है जिसमें इक है, इससे भी अगर ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे पर, हाइपर वाला टर्म यूज़ होगा। फिर से सुनोगे, जो जनरलाइज्ड है वो इक, उससे कम अस, अस से भी कम हाइपो, और अगर इक से अगर ज़्यादा होगा कहीं पे तो वहाँ एक टर्म यूज़ होगा पर, दैट इज कॉल्ड हाइपर, सॉरी दैट इज कॉल्ड हाइपर। चलिए ओके, अब आते हैं इसके मेथड और प्रिपरेशन। देखिए सबसे पहला कहता है लेबोरेटरी मेथड में इसे बनाने का तरीका है कि हम सोडियम नाइट्रेट को जब H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो होगा क्या। यहाँ पे गौर से देखो, हमें क्या बनाना था? HNO3। तो यहाँ का NO3 और यहाँ का H, अगर आप यहाँ से एक H निकाल लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ का Na और यहाँ का HSO4,
तो यहाँ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट अलग हो गया और नाइट्रिक एसिड बन गया। तो ये सिंपल सा तरीका है लेबोरेटरी मेथड बनाने का। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, कॉपी पेन आप रखिए और करना क्या है आपको सबसे पहले कॉपी पेन के थ्रू हर इक्वेशन को आपको राइट डाउन करना है। तो सोडियम नाइट्रेट को हम जैसे H2SO4 से ट्रीट कराते हैं, मेरा क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट कहता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। कहता है जब लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल लेवल पे हमको बनाना हो HNO3 तो उसमें हम यूज़ करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव तो यही बन गया कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस किसका सिंथेसिस है, दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो देखिए इसमें 3 स्टेप होता है, ये तीनों स्टेप देखिए आपको याद रखिए, एकदम मुंह जबानी ये कहता है टिप ऑफ टंग रहना चाहिए। तो कैसे इसको बनाते हैं, ये तीनों स्टेप हम लोग याद करते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किसका होता है, अमोनिया का, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब वो कन्वर्ट हो जाता है NO में। फिर सेकेंड स्टेप में NO को फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं और क्या बना लेते हैं, NO2। और थर्ड स्टेप में NO2 को आप पानी में डाल दिया, आपका क्या मिल गया, HNO3। फिर से देखिएगा एकदम दिमाग में इसको देखो, जितना बार सोचोगे एक बार लिखो, और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे एक बार ना खुद से थोड़ा सा आंख बंद करके एक बार कॉपी में लिखते हुए सोचो कि इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें एकदम ईजिली वे में याद होता है। और थोड़ा सा सीरियस होइए, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग जो है ये परफेक्ट टीचिंग कभी नहीं बन सकता। वो जो क्लासरूम पर टीचिंग होता है, जब आपको एक बार दो बार बुलवाया जाए वो याद करवा दिया जाता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम वो माहौल क्रिएट करने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सके। ओके, लेट्स डू इट। सबसे पहले हमने क्या बोला, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराना है। तो अमोनिया का जैसे ही हमने ऑक्सीडेशन कराया, किसके प्रेजेंस में, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। कैटलिस्ट चेक कीजिए, यहाँ पे कैटलिस्ट कौन कौन है, प्लेटिनम या रोडियम। तो जनरली रोडियम यूज़ करते हैं, रोडियम का गॉज, क्योंकि प्लेटिनम महंगा होता है। क्या बन गया मेरा, NO, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड मेरा बना, ठीक है, तो फिर से सुनो, हमने अमोनिया को किसके साथ ऑक्सीडाइज कराया, मतलब एयर ऑक्सीडेशन कराया, किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम या रोडियम गॉज के प्रेजेंस में, क्या बना, NO। यहाँ पे कैटलिस्ट है रोडियम गॉज। टेम्परेचर थोड़ा सा कंडीशन याद रखिएगा, 500, और प्रेशर है 9 बार। अब कहता है जब NO मेरा बन गया तो NO का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीजन के साथ मेरा क्या बन जाएगा, NO2। अब NO2 को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर में डालो, वहाँ से मेरा क्या बन रहा है, HNO3, और फिर से NO बन रहा है। और देखना यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो मेरा NO जो फिर से बनता है, जो भी रेस्ट अमाउंट में NO बचता है उसको रीयूज़ कर लिया जाता है। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में डायरेक्टली उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेरा HNO3 बना, ये कितना परसेंट है, 68%, जो कंसनट्रेटेड उतना कंसनट्रेटेड नहीं है। तो करते क्या है कि यहाँ इसको ट्रीट कराते हैं किससे, H2SO4 से। तो H2SO4 यहाँ पे एक्ट करता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, वहाँ से वाटर निकाल देगा। जैसे ही ये वाटर वहाँ से निकलेगा तो इसका कंसनट्रेशन बढ़ना शुरू होगा। ये 98% कंसनट्रेटेड मेरा HNO3 तक बन जाता है। चलो फिर से एक बार रिविजन करो। What is Ostwald process? It is the industrial preparation of HNO3. ये होता क्या है, तो ये इसमें हम सबसे पहले कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किसका करते हैं, अमोनिया का। तो देखो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में HNO3 बनाने के लिए जो मेरा सबसे पहले जो पूछता है कभी कभी कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, तो अमोनिया और ऑक्सीजन गैस, यानी इसका हम एयर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, किसका, अमोनिया का। जैसे ही कराए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कैटलिस्ट कौन है, रोडियम या प्लेटिनम। टेम्परेचर कितना है, 500 केल्विन, प्रेशर है मेरा 9 बार। क्या बन गया मेरा, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का हम फिर फर्दर अगर हम रिएक्शन कराते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये मेरा बन जाता है NO2। अब NO2 को आप वाटर में डाल दीजिए, मेरा क्या बन गया, HNO3। इसका कंसनट्रेशन बढ़ाने के लिए इसको ट्रीट करा देते हैं किससे, कंसनट्रेटेड H2SO4 से। मेरा 98% कंसनट्रेटेड H2SO4 मिल जाता है। क्लियर है, एक दो बार लिखिए और पता नहीं याद हो जाएगा, एकदम क्लियरली याद होगा। और आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये इनऑर्गेनिक खासकर पढ़ते समय एकदम रिएक्शन को अच्छे से लिखिए और नोट्स बनाइए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट डे मैं सॉलिड स्टेट का नोट्स का PDF का मैं लिंक दूँ, और आप लोग को मैं बता दूंगा कि कैसे वो लिंक देना है, आप लोग तक कैसे पहुंचेगा। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे कोचिंग का, तो उसमें आप काइंडली हम आपको दे देंगे, वो नंबर दे देंगे, उस नंबर पे आप अपना नंबर भेज देना, आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, लिव इट।
अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ HNO3। देखो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जब हम इसको पानी में डालेंगे, इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, H3 यानी हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और यानी कि यहाँ से H+ निकलेगा, ये H+ H2O से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, और जो बचा सो कौन होगा, नाइट्रेट आयन, वो एक्वस मीडियम में रहेगा। अब गौर से देखो, ये कहता है ये जो कंसनट्रेटेड HNO3 होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको हम ऑर्गेनिक में बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहाँ पे ये 3 ऑक्सीडाइजिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, HNO3, एक KMNO4 और एक K2Cr2O7। तो वो जो दोनों कंपाउंड है जिसका मैंने अभी नाम लिया वो D और F में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे HNO3 वाई इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज एज ए स्ट्रॉन्ग। एक बात बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5। किसी का भी जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम में होता है, तो जब मैक्सिमम में होगा तो एक बात बताओ, एक ही काम कर सकता है, वो चार्ज घटा सकता है। चार्ज का घटना कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। कौन सा होता है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है, शायद हमने आपको बताया है, वो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग। फिर से सुन लो, किसी का जब ऑक्सीडेशन स्टेट जब मैक्सिमम में है तो और ऊपर तो जाएगा नहीं, घटेगा। चार्ज का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ये। चलिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आएगा अभी, जो इसका रिएक्शन मेटल के साथ देखिएगा। HNO3 कहता है अटैक करता है ऑन मोस्ट मेटल एक्सेप्ट गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड, प्लेटिनम, रोडियम, ये सब को छोड़ करके बाकी सारे मेटल पे अटैक कर सकता है। इस पर क्यों नहीं करता है और इसके लिए फिर फर्दर क्या यूज़ किया था वो बताएंगे अभी आपको। पहले यहाँ आते हैं कि और सब मेटल पे अटैक होता है तो क्या बनता है। याद करो, हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पीछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बताया है, या फिर नहीं देखें तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो हमने अभी बनाया है उसको जाके देखिए। और काइंडली रिक्वेस्ट है, हमने जो ट्रिक्स वगैरह आपको हम आपसे शेयर करते हैं, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करो, मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाओ, और ताकि लोग कहते हैं ना, बड़े बड़े कोचिंग के माया जाल से बचिए। आपको जब इजीली अवेलेबल है इतने अच्छे टीचिंग, तो उसको यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए। ओके, एलिवेट आगे बढ़ता हूँ। कहता है जैसे हमने वहाँ पे जो ट्रिक्स बताया है उसमें जो हाइड्रोजन से जो नीचे जो मेटल होगा, हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल होगा, ठीक है, गौर से देखोगे, अगर उससे हम डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है, NO। और कंसनट्रेटेड किसी भी मेटल के साथ NO2 बनेगा। तो पहले इसका हम ट्रिक्स देख लें, उसके बाद आएंगे यहाँ पे। चलो एक ट्रिक्स देखो डाइल्यूट HNO3 के साथ, देखो कंसनट्रेटेड में हमेशा फिक्स्ड है कि वो क्या बनाएगा, NO2। ये क्लियर है कि ऑल मेटल विथ कंसनट्रेटेड HNO3 प्रोड्यूसेस NO2। NO2 पे देखो चार्ज कितना है, +4। यानी कि एक चीज़ ऐसे भी याद रखो, कंसनट्रेटेड के साथ सारे मेटल क्या बनाते हैं, NO2। कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ एक कंपोनेंट मेरा फिक्स है। अब आइए दूसरा में, अब यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं पे N2O बनता है और कहीं पे NO बनता है। कहाँ क्या बनेगा, देखिए, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ऐसे समझोगे, हाइड्रोजन से ऊपर का मतलब कंफ्यूज मत कर जाना, क्योंकि आपके NCERT में जस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को उल्टा अरेंज किया है। तो हाइड्रोजन से ऊपर मतलब जो रिएक्टिव मेटल है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे वो लिथियम है, पोटासियम है, जो हमने ट्रिक आपको बता रखा है, लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल। तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब जो है ये कहाँ हाइड्रोजन से ऊपर है, वो उसको मैं मान के चलता हूँ। तो वो वहाँ पे डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या देंगे, N2। अब यहाँ पे देखो, आप लोग के सिलेबस में बस इतना ही पढ़ना, बट एक्चुअल में इसका 3 कंडीशन होता है। जो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होता है, यानी 6 to 8% HNO3 होता है, वहाँ पे वो अमोनिया बनाता है। और डाइल्यूट यानी 20% अगर होगा तब N2O बनता है। बट इतना आप लोग को नहीं जानना, आपके NCERT में बस यही 2 रिएक्शन लिख रखा है। तो बस इतना जानो कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो मेटल ऊपर है उसके साथ N2O, और जो नीचे है जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब के साथ NO। कहोगे सर कैसे याद रहे, सुनिए एक मिनट। कंसनट्रेटेड में हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +4 NO2 है, ठीक है। अब यहाँ पे डाइल्यूट में लोअर ऑक्सीडेशन यानी +1 और +2। अब ये याद कैसे हो, तो सुनो, जो एलिमेंट ऊपर है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और जो नीचे है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यानी कि नीचे वाले के साथ NO और ऊपर वाले के साथ N2O।
फिर से सुनोगे, कंसंट्रेटेड के साथ ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन? NO2। डाइल्यूट में दो कंडीशन है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है उसके साथ मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला +1 N2O, और जो नीचे है उसके साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला +2 यानी NO। एक दो बार रिवीजन करो और काइंडली इसको लिख के याद करो, इस ट्रिक को याद हो जाएगा। और आपके एनसीईआरटी में बस दो ही रिएक्शन दे रखा है, एक कॉपर के साथ और जिंक के साथ। अब बताओ कॉपर का पोजीशन कहाँ होता है? ये बिलो दी हाइड्रोजन है। अब बोलो हाइड्रोजन से नीचे है तो कंसंट्रेटेड के साथ तो फिक्स है कि वो देगा क्या? NO2। लेकिन जब डाइल्यूट के साथ हम बात करेंगे तो डाइल्यूट में क्या होगा? नीचे वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ज़्यादा। तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि कौन देगा? NO। तो ये चीज़ बस याद रखिएगा, अपने आप लिख लीजिएगा। देखिए कॉपर है, HNO3 के साथ रिएक्ट किया, डाइल्यूट हुआ, NO बना दो और यहाँ पे क्या निकाल दो? CuNO3। तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, और आप बस रिएक्शन अब लिख सकते हैं एकदम आराम से। और कंसंट्रेटेड में कोई भी मेटल होगा क्या बनेगा? NO2। चलिए अब एक और रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में, वो है जिंक के साथ। तो जिंक को भी अगर HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड में रिएक्ट कराओगे तो NO2 तो फिक्स है। अब बोलो जिंक का पोजीशन हाइड्रोजन से कहाँ था? ऊपर। ऊपर वाला का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? कम, यानी +1 वाला, यानी यहाँ बनेगा N2O। तो एक बार रिएक्शन लिखो, उस मेटल को जब हम HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो चाहे वो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हो, उस मेटल का नाइट्रेट बना लो। ठीक, मेटल नाइट्रेट बन गया। अब करना क्या है? कंसंट्रेटेड में फिर से बोलो, याद करो क्या बनेगा? NO2। और डाइल्यूट में अगर इसका पोजीशन ऊपर है तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला N2O, और अगर पोजीशन नीचे होता है जैसे कॉपर तो वहाँ क्या बनता है? NO। याद हो गया? क्लियर है कंसेप्ट? आगे बढ़े। चलिए, ये बहुत ही, देखिए हमने देखा है लोग इसको, इस चीज़ को बताने के लिए इतना हवा क्रिएट करते हैं, इस पे ये सब पे मत जाइए, एकदम बेसिक चीज़ को पढ़िए और बड़े अच्छे से पढ़िए। और काइंडली हम कहते हैं शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। और हाँ, एक चीज़ मैंने देखा, बच्चे लोग बोलते हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश, जैसे बहुत लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। देखिए टीचिंग मेथड जो हमारा है, ये जो हम आपको बोल रहे हैं, तो ये समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं इसमें कहीं ग्रामेटिकली बहुत वैसा स्ट्रॉन्ग या फिर कोई हम ऐसा वर्ड यूज़ ऐसा नहीं करते हैं जो कि आपको ना समझ में, सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इतना तो आप अगर 10th पास्ट हैं तो कोशिश तो कर सकते हैं और समझिए। इतना अगर इंग्लिश नहीं समझ पाइएगा तो साइंस में फिर दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है सम मेटल्स लाइक क्रोमियम, अल्युमिनियम, ये सब जो है कहता है डज नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल्युमिनियम जो है HNO3 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता है, क्यों नहीं रिएक्ट करता है? तो यह याद रखिएगा कि होता क्या है कि अल्युमिनियम को जब आप रिएक्ट करोगे तो एक ऊपर में ऑक्साइड का एक पतला लेयर जम जाता है। तो ऑक्साइड का लेयर, जैसे मान लो ये मेटल है और इस मेटल के ऊपर एक इस तरह से लेयर आके जम गया, किसका? इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड का, क्योंकि जो ऊपरी वाला लेयर में जो एल्युमिनियम था वो ऑक्साइड करके यहाँ पे एक लेयर बना दिया। तो क्या होगा? ये जो अंदर का एल्युमिनियम होगा, ये एक अंदर का एल्युमिनियम, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको समझाऊँ। जैसे मान लो एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये ऑक्साइड का लेयर बन गया। तो अब क्या होगा? अब कोई HNO3 जो बाहर से रिएक्ट करेगा, इसके ऑक्साइड से वो रिएक्ट नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा कि ये जो अंदर का जो ये वाला जो हिस्सा है अंदर वाला, ये प्रोटेक्टेड रह जाएगा और ये HNO3 अब इसको रिएक्ट नहीं कर सकेगा। तो किस कारण से हुआ? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस पैसिव फिल्म या पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड कर सकते हो उसी मेटल का। ये क्वेश्चन आपको दो बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कि अल्युमिनियम जो है, या अल्युमिनियम क्रोमियम क्यों नहीं डिसॉल्व करता है HNO3 में? तो ये याद रखिएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन सरफेस।
अब आते हैं थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में आपका दूसरे जगह भी ये चीज़ मेंशन है। कहता है नोबल मेटल जैसे कौन कौन हम आपको बताए थे, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, रेडियम है, रोडियम है, ये सब इनर्ट होते हैं टुवर्ड्स द कंसनट्रेटेड HNO3, यानी कि HNO3 से ये HNO3 में डिजोल्व नहीं हो पाते, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी को भी डिजोल्व करने का कैपेसिटी रखता है। तो इसको डिजोल्व करने के लिए एक मिक्सचर ऑफ एसिड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वारेजिया। ऑब्जेक्टिव का बड़ा अच्छा कंटेंडर है ये, याद रखिएगा, एक्वारेजिया। तो होता क्या है, इसमें 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3, यानी कि ये 75% HCl और 25% HNO3 का मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में ये जो कोई भी ये जो मेटल था, जिसको हम नोबल मेटल भी कहते हैं, ये सब सारा का सारा मेटल डिसॉल्व हो सकता है, इनर्ट मेटल्स। अब गौर से देखो ये याद कैसे रहे एक्वारेजिया। चलो फिर से एक ट्रिक सुनो, गौर से देखो। HNO3 में क्या है, 3 ऑक्सीजन, 3 टर्म है और यहाँ पे 1 है, तो याद रखोगे जो 3 है वो 1 होगा और जो 1 है वो 3 होगा। फिर से सुनना एक मिनट, HCl में 1 ही है, मतलब कोई टर्म 3 टर्म नहीं यूज हुआ, तो जो 1 है उसमें 3 डाल दो, और जो 1 है मतलब HCl अकेला दिख रहा है आपको, इसमें कोई 3 डिजिट नहीं यूज़ हो रहा है, 3 जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ नहीं हुआ, तो उसका कितना ले लो, 3 पार्ट। एक ही है तो 3 पार्ट यूज़ करो, यहाँ 1 है तो 3 पार्ट यूज़ करो। फिर से सुन लो, सॉरी अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से सुन लो। ऐसे देखो, इसको मैं क्लियर करूँ, ऐसे देखो, जैसे HCl है और मेरा HNO3 है, और से देखो कैसे याद रहे, सॉरी HCl है मेरा और यहाँ HNO3 है। हमको इतना पता है कि इसमें 3 है तो यहाँ 1 ले लो, और यहाँ 1 है तो इसका 3 ले लो। ये क्लियर हुआ, यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे तभी से। फिर से देखो, यहाँ 3 है तो 3 नहीं लेना, यहाँ कितना लेना, 1, और इसमें 1 टर्म ही है तो इसका कितना ले लो, 3। क्लियर है। थोड़ा आज मेरा ये टच पेन काम नहीं कर रहा है, सॉरी इसके लिए। तो जहाँ 3 है वहाँ 1 ले लो, और जहाँ 1 है वहाँ 3 ले लो। तो ये क्लियर है कंसेप्ट। इसी मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। इसमें आपका कोई भी चीज़ डिसॉल्व कर जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ देखिए, कहता है कंसनट्रेटेड HNO3 ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल टू दियर कंपाउंड्स। और नॉन मेटल कहाँ चला जाता है, तो अपने ही एसिड में, जैसे यहाँ देख लो 2-4 एग्जाम्पल देखो। जैसे आयोडीन कहाँ जाएगा, आयोडिक एसिड में। कार्बन जो है एक्चुअल में CO2 में जाता है, और पानी के साथ वो क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड। सल्फर चला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, और फॉस्फोरस चला जाता है फॉस्फोरिक एसिड में। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि गौर से देखो, इसका चार्ज 0 से कहाँ चला गया, +5 में। तो कहोगे सर +5 में क्यों गया, +4 में क्यों नहीं गया, +7 में क्यों नहीं गया, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैक्सिमम +7 होता है। देखो आयोडीन का मोस्ट स्टेबल +5 ही होता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने लगता है, तो +7 मोस्ट स्टेबल वहाँ पे नहीं होता। कार्बन का मैक्सिमम कितना होगा, +4, सल्फर का कितना होगा, +6, फास्फोरस का कितना होगा, +5, उसके ग्रुप नंबर के बराबर, तो वही है। तो आपको अब ये चीज़ याद कैसे हो, चलो हम आपको फिर से इसको याद करके इसका बैलेंस इक्वेशन हम आपको लिखना भी सिखाएंगे। तो फिर से कॉपी पेन पे थोड़ा सा इसको वीडियो को रोक करके 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए करना क्या है, आयोडीन है, HNO3 से आपने रिएक्ट करा है, पहले तो आयोडिक एसिड लिख दो HiO3, और सब जगह गौर से देखो, जितना भी नॉन मेटल है सब जगह NO2 गैस निकला है, तो NO2 गैस निकाल दो और H2O बना दो। सब जगह गौर से देखो H2O बना। कहोगे कि सर बैलेंस कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, तो पहले देख लो, बैलेंस करना अभी हम सिखाएंगे। कार्बन है, HNO3 के साथ CO2 और H2 चूँकि मीडियम में रहेगा तो कार्बोनिक एसिड बन जाएंगे। सल्फर है, HNO3 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। फास्फोरस है, HNO3 के साथ फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। अब कहता है इसको हम एक ट्रिक्स फॉर बैलेंसिंग, देखिए हम इसका एक और वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें सारा ट्रिक्स को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। कोशिश करते हैं जब तक क्लासरूम तक जा सकूं, अगर क्लासरूम में चला गया तो एक बोर्ड का मैं रिकॉर्ड करके आप लोग को डालूंगा। कोशिश करूंगा P ब्लॉक का जितना भी ट्रिक्स है उसको मैं एक जगह इकट्ठा कर दूं। देखो चलो कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं इसका ट्रिक्स पे। गौर से देखो, सल्फर का जो एसिड बन रहा था वो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा था, और HNO3 कहाँ जा रहा था, NO2 में। तो हमको बैलेंस रिएक्शन ये यहाँ तक आना, इतना तो हमको याद हो गया था,
हमको बैलेंस रिएक्शन लिखना है। हमने जानबूझ के लिया है इतना बड़ा बड़ा, जो एकदम यहाँ 48 है, यहाँ 8 है, यहाँ 48, यहाँ 16, कैसे होगा? चलो सोचना मेरे साथ। एकदम यही चीज़ हम बैलेंसिंग में भी, आपको रिडॉक्स में भी उसका भी वीडियोस बना के डालेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। इस सल्फर का तो बताओ, तो एक सल्फर के लिए कितना का बदलाव हुआ? वैलेंसी फैक्टर कहते हैं किसको? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। तो पर मोल में यहाँ चूंकि 8 सल्फर है तो उसको छोड़ दो। अभी एक सल्फर में देखो कितना का बदलाव है? 6 का। एक सल्फर में 6 का। और इसके गौर से देखो, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 8। तो एक के लिए 6 का बदलाव, तो 8 के लिए 48 का बदलाव। क्लियर है कंसेप्ट? फिर से सुनो, क्या कहा मैंने? ये 0 से कहाँ गया? +6 में कितना का बदलाव? 6 का। एक के लिए 6 का बदलाव, यहाँ है कितना? 8। तो 8 के लिए कितना का बदलाव होगा? 48 का। क्लियर है कंसेप्ट? शायद ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अब कहता है नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे +5 है और यहाँ पे आपका +4 है। तो आपको उस नाइट्रोजन में तो एक ही का बदलाव है, और नाइट्रोजन यहाँ एटम भी एक था तो एक ही लिख दिया। क्लियर है ये कंसेप्ट? अब आगे बढ़िए। अब कहता है कि नाइट्रोजन 1 था और ये 48 था, तो रेशियो भी वही मिला। जो भी वैलेंसी फैक्टर रेशियो मिला उसको उलट दो, यानी 1 इसके लिए और 48 इसके लिए, ये मोलर रेशियो आ गया। मतलब ये एक दूसरे को हमने अपोजिट कर दिया। वैलेंसी फैक्टर का उल्टा होता है मोलर रेशियो। यानी गौर से देखो, S8 1 होगा और HNO3 आपका 48 होगा। हो गया। अब जब यहाँ 8 सल्फर है तो प्रोडक्ट में भी 8 सल्फर के लिए 8 HNO3 ले लिया। क्लियर है? और जब यहाँ 48 HNO3 है तो नाइट्रोजन तो एक ही जगह जा रहा था NO2 में, तो यहाँ भी 48 ले लिया। क्लियर है कंसेप्ट? अब बताओ, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन था कितना? 48। मेरे पास हाइड्रोजन यूज़ कितना हो गया? 16, यानी कि 48 में से 16 हटा दो, कितना बचा? 32। और 32 हाइड्रोजन के लिए कितना H2 होगा? 16। हो गया मेरे पास बैलेंस। क्लियर है? नहीं होता है आपसे तो एकदम रोकिए वीडियोस को और सोचिए। फिर से देखिए, हाइड्रोजन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 48 था, 48 में से 16 चला गया, कितना बचा? 32। तो 32 हाइड्रोजन के लिए H2 कितना होगा? 16 H2। तो प्रोडक्ट में मैंने 16 H2 लिख दिया। ऑक्सीजन को मैंने चेक नहीं किया, एकदम चेक कीजिए, बैलेंस होगा। चलिए एक और हम लोग ट्रिक से देख लेते हैं, एक और बैलेंसिंग, क्योंकि ये जो बड़ा बड़ा है ना, ये हमने जानबूझ करके ये 2 लिया है आपको समझाने के लिए। चलो फिर से देखो, फास्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ 0 है और यहाँ +5, यहाँ फ्री स्टेट में है, ये होमोएटॉमिक स्टेट में है। और यहाँ पे कैसा है? +5, यानी एक फास्फोरस के लिए 5 का बदलाव, एक के लिए 5 का बदलाव। तो ऑफकोर्स आपका यहाँ पे है कितना? 4। एक के लिए 5 का बदलाव, तो 4 के लिए 20 का। यहाँ नाइट्रोजन +1 में था, यहाँ NO2 है, यानी गॉड से देखो ये +5 से +4 में गया तो यहाँ 1 का बदलाव। रेशियो 20:1, उलट दो तो 1:20, यानी इसका 1 मोल होगा और इसका 20 मोल होगा। ये यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आइए आगे। बस याद रखना है, जो भी वैलेंसी फैक्टर रेशियो होता है जस्ट उसका उल्टा, वैलेंसी फैक्टर का उल्टा होता है मोलर रेशियो। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिएगा, चूँकि यहाँ 4 फास्फोरस आ चुका है तो यहाँ फॉस्फोरिक एसिड भी 4 होगा, तो 4 मैंने लिख दिया। 4 फास्फोरस यहाँ भी होगा। नाइट्रोजन यहाँ 20 है तो यहाँ भी मैंने नाइट्रोजन 20 लिख दिया। अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन को देखो यहाँ कितना आ गया? 12। तो 20 में से 12 खत्म हो गया तो बचा कितना? 8। 8 हाइड्रोजन के लिए कितना H2 होगा? 4 H2 होगा। ये क्लियर है कंसेप्ट? यहाँ 4 H2 मैंने लिख दिया। एकदम प्रैक्टिस कीजिए, जो 2 हमने नहीं बताया उसे भी लिख करके इस तरह से याद कीजिए। आपको रिएक्शन मैं कहता हूँ ना, एकदम लगेगा जैसे जादू हो रहा है, कुछ इस तरह से याद हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करो, कहते हैं ना मेहनत करने वाले को हर चीज़ अचीव हो जाता है। तो लोग इसी तरह से रिएक्शन को याद रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बाय बोर्ड या फिर ऊपर से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। हाँ, ब्राउन रिंग टेस्ट में देखोगे
जितना आपके एनसीईआरटी में दे रखा हमने कोशिश किया उसको थोड़ा सेलिब्रेट करने का, क्योंकि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन यहाँ से उठता है जिसको थोड़ा आईआईटी वगैरह बड़े डेप्थ में ले जाता है। आपका जेई भी देखें 2 बार डेप्थ में ले गया है, और नीट तो खैर उसका तो कहीं से कुछ भी पूछ दे, लेकिन छोटा ही चीज़ पूछता है। चलिए देखिए है क्या ब्राउन रिंग टेस्ट। सबसे पहले याद रखिएगा ब्राउन रिंग टेस्ट इट इज़ टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, नॉट नाइट्रोजन, इट इज़ टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट किसी भी सैंपल में है उसको टेस्ट करने के लिए किसको यूज़ करते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें करते क्या है पहले समझोगे। मैंने यहाँ पे एक रफ फिगर बनाया है, इसे गौर से देखिए और हम लोग सोचते हैं कि कैसे होता है। तो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे मान लो कोई सैंपल है, उस सैंपल का सॉल्यूशन मैंने बना लिया, ये मान लो ये सैंपल सॉल्यूशन, ठीक है, ये सैंपल सॉल्यूशन। इसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एक चीज़ याद रखोगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऐड करते हैं FeSO4, इसका एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन जो होता है FeSO4 का, उसको जब हम ऐड करते हैं तो ये एक बार क्वेश्चन है कहीं का कि हम इसमें क्या मिलाते हैं। वहाँ ऑप्शन था ग्रीन विट्रॉल। तो ग्रीन विट्रॉल का फार्मूला क्या होता है, FeSO4 7s2। तो ऑफकोर्स ये हाइड्रेटेड FeSO4 है, तो इसी का हम सॉल्यूशन अगर बना लेंगे तो वही ऐड करते हैं किसमें, उस सैंपल में जिसमें मेरा कौन है, नाइट्रेट आयन है। तो सबसे पहले उसका हम लोग एक सॉल्यूशन हम तैयार कर लिए। उसके बाद जैसे मान लो टेस्ट ट्यूब में हमने ये जो सैंपल लिया है, ये जो टेस्ट ट्यूब मैंने दिखाया है इस तरह से, अब इसमें ऐड करेंगे H2SO4। कहता है कंसनट्रेटेड H2SO4 एडेड इन एबव सॉल्यूशन थ्रू दी वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। मतलब उस टेस्ट ट्यूब के दीवार के थ्रू, मतलब समझोगे मेरी बात। अभी हम जो बताना चाह रहे हैं आपको यहाँ पे देखना, जैसे मान लो ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पिपेट के थ्रू, मैं एक पिपेट मतलब एक तरह का एपरेटस है जो कि जिसे हम कहीं भी मेज़र करके सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड बहुत स्मॉल अमाउंट में डालना हो तो डालते हैं। तो जैसे ये मान लो ये मेरा पिपेट, ये पिपेट, ठीक है, इसके थ्रू इसमें से हम इस तरह से बूंद बूंद, गौर से देखना यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से देखो यहाँ पे ये डॉट डॉट मैंने दिखाया, ये बूंद बूंद कौन ऊपर से आ रहा है, H2SO4। देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं डालते हैं, इसलिए कंसनट्रेटेड H2SO4 नहीं डालते हैं कि देखो यहाँ वाटर है, सबसे पहले तो हीट जनरेट होगा, वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये पूरा का पूरा ब्राउन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन है आपका ब्राउन दिखाई देगा। तो करते क्या है, इसके वाल के थ्रू जब डालिएगा तो जहाँ पे ये जंक्शन पॉइंट होगा, ये वाला जो जंक्शन पॉइंट होगा, एक मिनट इसका दूसरा कलर ले लूँ मैं, ये जो जंक्शन पॉइंट ये वाला, यहाँ पे आपको एक छल्ला सा दिखाई देगा बनता हुआ, यही जो छल्ला बनता है दिस इज़ कॉल्ड ब्राउन रिंग, दिस इज़ कॉल्ड ब्राउन रिंग। देखो मैंने क्या कहा, कहता है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 एडेड अबव द सॉल्यूशन थ्रू दी वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब, ये वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब के थ्रू हमने डाला। कहता है ए ब्राउन रिंग फॉर्म्ड एट इंटरफेस ऑफ H2SO4 एंड द सैंपल सॉल्यूशन, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट इन सॉल्यूशन। ये जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे जैसे ही छल्ला बना, इसका मतलब था कि वहाँ पे उस सॉल्यूशन में क्या था, नाइट्रेट। चलो एक बार याद करो, नाइट्रेट जो सैंपल था उसमें हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या डाला, FeSO4। अब ये जो सॉल्यूशन तैयार हो गया उसमें हमने क्या डाला, H2SO4 थ्रू दी वॉल। जैसे ही जंक्शन पॉइंट पे एक ब्राउन रिंग मिला, ये ब्राउन रिंग का बनना प्रूव करता है कि वहाँ पे कौन है, नाइट्रेट आयन। क्लियर है ये पूरा कंसेप्ट? नहीं होता है वीडियो पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, थोड़ा सा बैक जाइए, फिर से देखिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। और क्लियर होता है तो कमेंट सेक्शन में हम लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि लिखिए, कोई कन्फ्यूज़न है तो भी लिखिए, क्योंकि इससे हमें इनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ हमारा बताया हुआ आपको क्लियर होता है। चलिए, क्योंकि बस देखिए यहाँ पे क्या है ना कि चूँकि एक बोर्ड का जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है आपसे, तो एक बोर्ड का इंटरेक्शन जो क्लासरूम इंटरेक्शन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। बट ये जो तरीका है, और हाँ हमने जो देखा है अभी जो लोग वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, वो बोर्ड का वीडियो भी बेहतर होता है नो डाउट, बट मुझे ये भी तरीका एक बेहतर लगा। और ये कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए कि ये तरीका आपको कैसा लगता है, क्योंकि इसमें क्या है, कंप्लीट नोट्स है, एक एक चीज़ लिखा हुआ है और मैं आपको उसको कंप्लीट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है कि नोट समझा देना, एक होता है कि नहीं पूरा पढ़ाने का तरीका के थ्रू समझाना, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसके विषय में ज़रूर बताइए अगर आपको अच्छा लगता है तो।
चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए जैसे होता क्या था, जैसे मान लो कि सैंपल है मेरा सोडियम नाइट्रेट का, उसमें मैंने जैसे H2SO4 डाला तो क्या हुआ, NaHSO4 और HNO3 बना। अब मतलब ये H2SO4 डालने से इस तरह से होता है, वहाँ पे HNO3। उस सैंपल में क्या था, FeSO4। FeSO4 जब उस HNO3 से कंबाइन करता है, ये जो नाइट्रेट सैंपल से, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका बनता Fe2SO4। यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ ये जो अभी जो 2+ में था फेरस, वो कहाँ चला गया, फेरिक में, और यहाँ बन गया उसके साथ साथ NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यही नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर से देखोगे, यही नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना, इसका इस रिएक्शन को आपका NCERT में इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यही नाइट्रिक ऑक्साइड FeSO4 का जो +2 वाला जो है उसके साथ वो कंबाइन करता है, और से देखिएगा FeSO4 वाले के साथ वो कंबाइन करता है कौन, ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना था, ये NO कंबाइन किया एक्वस स्टेट में, और वो चला गया इस तरह के रिंग में। रिंग का देखिएगा पूरा FeH2O का होल 5 NO और SO4 पर, मतलब SO4 वो बाहर से, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये हम आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आगे पढ़ाएंगे, बट अभी जानिए ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, NO और H2O लिगेंड है, और ये सेंट्रल एटम है कौन, आयरन। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या क्या आता है, गौर से देखो, इसको आपके NCERT में ये वाला इक्वेशन लिखा हुआ है और ऊपर वाला ये वाला लिखा हुआ है। हमने आपको कंप्लीट इक्वेशन लिखने की कोशिश करी है, तो कंप्लीट समझने की कोशिश करिएगा, दोनों सेम ही चीज़ है। बस यहाँ पे गौर से देखो, अगर SO4 पे 2- होगा तो इस पूरे कंपाउंड पे 2+ होगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि आयरन +1 में होता है, और NO जो है ये न्यूट्रल लिगेंड नहीं होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के फॉर्म में रहता है। ये याद रखिएगा, आगे हम आपको इसको एकदम नोट करके लिखे, वहाँ भी याद करवाएंगे। ऐसा क्यों होता है वो भी बताएंगे। तो कहोगे सर कलर कहाँ से डेवलप किया, कलर कैसे इसको आया, क्योंकि कलर का तो कंसेप्ट है, कहीं भी कलर का कंसेप्ट अगर किसी भी कंपाउंड में दिखता है तो इसका 2 ही रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, यहाँ भी वो होता है, दैट इज़ कॉल्ड चार्ज ट्रांसफ़र, दैट इज़ कॉल्ड चार्ज ट्रांसफ़र। तो आपको अभी याद क्या रखना था कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बोलिए, FeH2O का होल 5 NO, और बाहर में कौन है, सल्फेट। इस सल्फेट पे 2- तो यहाँ 2+, NO पे 1+ होता है, आयरन पे 1+ होता है। जबकि आप अभी तक पढ़े हैं कि आयरन पे तो 2 ही स्टेट पढ़े थे, +2 और +3। यहाँ जो आयरन रहता है, यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। चलिए सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसका नोट में अभी तक जितना क्वेश्चंस पूछे गए, ये यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है सारा मैं आपको बता दूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NO इन ब्राउन रिंग, एकदम याद रखिएगा कितना, +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कितना, +1। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अब ये होता कैसे, देखो अभी तक तो आप जानते थे NO न्यूट्रल होता है, और आयरन किस स्टेट में था, FeSO4 से लिया था, यानी वो +2 स्टेट में होगा। तो कहता है यहाँ जो कलर आता है ब्राउन रिंग को, वो किस कारण से होता है, चार्ज ट्रांसफ़र के थ्रू। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, द कलर ऑफ ब्राउन रिंग इज़ ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफ़र। देखो होता कैसे, यहाँ देखोगे शुरू में जो NO था वो नाइट्रोसाइल, ये एक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसका नाम है नाइट्रोसाइल, IUPAC के बेसिस पे। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो अब कहाँ चला गया, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड में, नाम पर गया नाइट्रोसोनियम। EM जब लगता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, EM सफिक्स है यहाँ पे। अब यही 1 इलेक्ट्रॉन को कौन लिया, आयरन +2 में था, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, कहाँ चला, यहाँ +1 कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ +1 कर लीजिएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो कहाँ चला जाएगा, +1 में। एकदम सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ये किस में चला जाएगा, +1 में। ये 2 हटा दीजिएगा, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। अब एक बात होता, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, यही जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ यही देता है कलर टू दी ब्राउन रिंग। क्लियर है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बहुत ही रेयर और बहुत अच्छे बुक्स में ही क्लियर रखा है कि चार्ज कैसे डेवलप करता है। और यहाँ पे NO क्यों +1 में है और आयरन क्यों +1 में, क्लियर हो जाना चाहिए। Fe+2 कहाँ से आया,
FeSO4 से वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया, जब NO एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया तो NO पे कैसा चार्ज +1, और आयरन +2 से कहाँ चला गया +1 में। इसे क्लियर कर लेंगे, यहाँ +1 है ना कि +2, वो लिखते वक्त एरर हो जाता है। अब कहता है ऐसा नहीं कि ये जो आपका टेस्ट है सारे नाइट्रेट का ही टेस्ट दे देता है, ऐसा नहीं है। कुछ एक मेटल नाइट्रेट्स हैं या नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होते हैं मेटल नाइट्रेट के, वो नहीं शो करते हैं। जैसे ये कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ये 3 याद रखिएगा। क्यों नहीं शो करता, क्योंकि होता क्या है कि ये जो मेटल सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ये खुद ही वाइट प्रेसिपिटेट का होता है और ये लेस सॉल्युबल होता है। तो होगा क्या कि जो ये खुद ही वाइट कलर का है तो आपको ये ओपैक मतलब आपका अजीब सा सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि कभी ब्राउन जैसे होता है ना कि एक क्लियर सॉल्यूशन उसमें अगर ब्राउन अगर आपको दिखाई दिया तो आप कहोगे ब्राउन रिंग। ये कैसा है, वाइट शुरू से ही है और भी लेस सॉल्युबल है, इसी कारण से यहाँ ब्राउन रिंग नहीं बन पाता है। ब्राउन हल्का बनता भी है तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन में बनता है, जो नहीं दिखाई देता क्योंकि इसका कलर कैसा था, वाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको ब्राउन रिंग का फार्मूला बताया था, Fe2O5NoSO4 ये था। तो इसका IUP एक नेम है, पूछा हुआ है, तो ये तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वहाँ पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस समझ लो होता कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पहले लिगेंड को सजाते हैं। तो ये लिगेंड 5 है तो पेंटा एक्वा, ये न्यूट्रल था। अब ये आइए, ये था पॉजिटिव लिगेंड, हमने कहा था EM लग गया तो नाइट्रोसोनियम। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो आयरन 1, और बाहर वाला कौन आ गया, सल्फेट। ये है इसका IUPAC नेम। तो ये याद रखेंगे और याद के आप लिखना सीख जाइएगा जब हम आपको बताएंगे। चलिए अब यूजेस में आते हैं। अब कहता है HNO3, कहता है HNO3 चूँकि जितना भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा उसको बनाने के लिए बहुत अच्छा काम आता है। तो कहता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट सच एज फर्टिलाइजर्स में जो अमोनियम नाइट्रेट यूज़ होता है उसको बनाने के लिए यूज़ होता है। अब कहता है यहाँ पे 2 टर्म है, एक है पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील और दूसरा है इचिंग ऑफ मेटल। ये दोनों टर्म आप याद रखेंगे क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है आपके, और पता नहीं क्वेश्चन कहाँ पूछेगा। तो देखो पिकलिंग क्या है, होता क्या है कि जब हम किसी भी मेटल को, जैसे स्टील, तो स्टील को ही बनाते हैं तो उसमें हम चाहते हैं कि प्योरिटी आए, मतलब इम्प्योरिटी ना दूसरे मेटल का नहीं रहे ताकि वो उसकी मजबूती को अफेक्ट नहीं करे। तो उसको जो रिमूव करते हैं इम्प्योरिटी सच एज स्ट्रेन, रस्ट एंड स्केल फ्रॉम, जो स्केल्स होते हैं किसके, कॉपर के, एल्युमिनियम के, आयरन के, आयरन का ऑक्साइड रहता है। तो ये सब जो हम लोग जो रिमूव करते हैं किसके थ्रू, बाय द एडिशन ऑफ HNO3, उसमें वो डिजोल्व होकर निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील क्या है, बस इतना याद रखो, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़। बस इम्प्योरिटीज़ कैसे रिमूव हुआ, जैसे हमने HNO3 डाला, दिस इज कॉल्ड पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। अब भाई इचिंग ऑफ मेटल, तो होता क्या है, कुछ एक हार्ड मेटल होता है और मेटल पे जैसे मान लो हम लोग को कुछ लिखना है, जैसे मान लो मेरा ही अगर हमको नाम लिखना है तो मेटल तो ऐसा नहीं है कि आराम से आप जैसे यहाँ पे मैं कुछ इस चीज़ से लिख रहा हूँ ऐसा तो नहीं कि लिखा जाएगा। तो होता क्या है कि एक इस तरह का हम लोग कटर यूज़ करते हैं, जो कि कटर में एक्चुअली वहाँ पे HNO3 वहाँ से पॉइंट से निकलता रहता है। तो जैसे मान लो हमको A लिखना है तो इस तरह से वहाँ पे A इस तरह से लिखते हुए HNO3 को वहाँ पे इस तरह से गिरा देते हैं मेटल को। तो जैसे ही मेटल पे गिराओगे जहाँ जहाँ टच होगा वहाँ मेटल क्या होगा, थोड़ा सा कोरोजन हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मेटल गल जाएगा। तो मेटल गल जाएगा तो ये जो वर्ड है बिल्कुल वहाँ क्लियरली नजर आएगा, दिस इज कॉल्ड इचिंग ऑफ मेटल। मतलब इचिंग ऑफ मेटल क्या है, पढ़ो, प्रोसेस ऑफ कटिंग ए हार्ड सरफेस ऑफ मेटल विथ केमिकल टू क्रिएट डिज़ाइन ऑफ मेटल। कोई भी मेटल पे हमको डिज़ाइन बनाना हो तो क्या करो, वहाँ पे उसका क्या करो, थोड़ा सा एसिड अगर इस तरह से हम रख देंगे तो इस तरह से सर्कुलर डिज़ाइन बन जाएगा, इस तरह से रख देंगे तो ए बन जाएगा। कुछ लिखना हो मेटल पे, कुछ डिज़ाइन बनाना हो, दिस इज कॉल्ड इचिंग ऑफ मेटल। किसके थ्रू हुआ, HNO3। तो देखो ये 2 टर्म है, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील HNO3 से, इचिंग ऑफ मेटल स्टील। पिकलिंग में इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं और डिज़ाइन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इचिंग ऑफ मेटल। आगे कहता है रॉकेट फ्यूल में भी HNO3 को एज ए ऑक्सीडाइजर यूज़ किया जाता है। चलिए यहाँ पे हमारा
ख़त्म होता है आज नाइट्रोजन का HNO3। इस पी ब्लॉक का नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छा था। इसमें वो जो HNO3 का रिएक्शन और ब्राउन रिंग टेस्ट, हम आपसे सारे से रिक्वेस्ट करते हैं कि एकदम कैसा आपको ये वीडियोस, अगर किसी तरह का आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो मस्ट आइए। हम आपको कुछ एक क्वेश्चंस भी इसमें देंगे बाद में, और कोशिश करेंगे कि NCERT का जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो भी कलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उसको साथ में करते चलें। और काइंडली सबके बेनिफिट के लिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। उससे हमारा भी प्रोत्साहन मिलता है, हमें भी इंकरेजमेंट मिलता है ताकि आपका काम करते रहें और हम कंटिन्यू लगे रहेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। ओके, थैंक यू।